व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं। और आज की क्लास है हमारी टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 60। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हो लगातार हम लोगों की क्वेश्चन की सीरीज चलती जा रही है और बहुत अच्छी चल रही है। कुछ बीच बीच में नए नए कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं। और सबसे अच्छी बात है अब एक एक बच्चा रिस्पॉन्स करता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो जो पुराने वाले क्वेश्चंस थे उनके लगभग लगभग नहीं, मतलब अभी कह सकते हो 100% आंसर सही दिए गए। फर्स्ट का आंसर बी था और फिर देन सेकंड का आंसर ए था, देन लास्ट वाले का आंसर डी था। सब लोगों ने सही आंसर दिया है। तो ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि सब लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं, मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो कर रहे हैं। और अब हम लोग आते हैं आज की अपनी इस स्लाइड पे। तो बस सुनते चलना है आपको प्यार से, समझते समझते। ठीक है, देखो बेटा, कह रहे डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है उससे मेनली प्रोड्यूस का होता है भाई। सिंगल फर्टिलाइजेशन से तो आपको पता ही है कि अगर हम बात करें किसकी, पौधों की, तो सिंगल जो फर्टिलाइजेशन था उससे क्या फ़ायदा था भाई। फल बनते थे, फल से बीज बनता था, नए पौधे का जन्म होता था। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन का फ़ायदा क्या था? डबल फर्टिलाइजेशन का फ़ायदा था एंडोस्पर्म का बनना। डबल फर्टिलाइजेशन का फ़ायदा था भ्रूण पोष। दो शब्द हैं, भ्रूण कोश, वो कहलाता है एम्ब्रायोसैक। और जो ये एंडोस्पर्म है ना बेटा, ये है भ्रूण पोष, भ्रूण को पोषण देने वाला, डेवलपिंग एम्ब्रियो को फीड कराने वाला। ऐसे किताब में नहीं मिलेगा कभी लिखा हुआ, ये समझाया इसलिए इतने अच्छे से बता देते हैं। भ्रूण का पोषण करने वाला, नवजात का, नए जीवधारी का, नवजीवित ऑर्गेनिज्म जीवधारी का पोषण करने वाला एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष। अब बात समझ गए ना? चलो अब सुनते चलना। तो डबल फर्टिलाइजेशन का क्या बेनिफिट हुआ बेटा हमको? डबल फर्टिलाइजेशन का ये बेनिफिट हुआ कि डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बनता है और ये एंडोस्पर्म सप्लाई करता है फूड की, किसके लिए? नए डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा बार बार पूछा जाता है। पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक, लो आ गया। ये क्या है? भ्रूण कोश। ठीक है, आई बात समझ में? भ्रूण पोष हिंदी में भी इसलिए बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, वो समझ नहीं पाते। लेकिन हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि इंग्लिश में ही पढ़ा करिए बायोलॉजी को। हाँ, आप समझने के लिए ज़रूर हिंदी में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा नोट्स वगैरह इंग्लिश में ही बनाइए, तभी आप सफल हो पाएंगे आसानी से। सफल तो वैसे भी होंगे अगर मेहनत करेंगे। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन से भ्रूण पोष बनता था और पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। इन फ्यूनेरिया स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस। फ्यूनेरिया में यानी मॉस में जो स्पोर है वो जर्मिनेट होकर क्या बनाता है भैया? प्रोटोनीमा बनाता है बेटा। क्या बनाता है? प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा। एपोगेमी, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक अंतर भेजा है एपोगेमी और एपोस्पोरी का। इसको अपने नोट्स जहाँ पर आपने बनाए या नहीं बनाए, तो जहाँ कोई फोटोकॉपी कागज़ खाली हो तो वहाँ पर इसको लेके अपने नोट्स में अटैच कर लेना। एपोगेमी और एपोस्पोरी का अंतर इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। पर्टिकुलर आपसे इंटरव्यू में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और अगर साक्षात, वैसे तो अभी क्लियर नहीं कि साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर बना जाके कुछ, वैसे हमेशा साक्षात्कार होता है लेकिन इस बार का कुछ कंफर्म नहीं ना, इसलिए तो वो एपोगेमी एपोस्पोरी में डिफरेंशिएशन जरूर कराते हैं। ठीक है, तो उसको याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। एपोगेमी का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का बनना किससे? गैमीटोफाइट से बनना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, या फिर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट। भ्रूण का निर्माण होना लेकिन गैमीट आपस में संयुग्मन ना कर पाए, फ्यूजन ना कर पाए। चलो, एंटीरोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। एंटीरोकाइनेज एंजाइम है, ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिनोजन को किस में परिवर्तित करता है बेटा? ट्रिप्सिन में। सुनते चलना।
अब कह रहे हैं कि मेल जेनाइटल एपर्चर ऑफ अर्थवर्म कहाँ पाया जाता है, किस सेगमेंट में पाया जाता है। आपको बोलना है 18th सेगमेंट में। मेल जेनाइटल एपर्चर अर्थवर्म में कहाँ पाया जाता है, 18th 18वें भाग में, 18वें सेगमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट 161 नंबर देखिए, एलिमेंट्री कैनाल। भैया एलिमेंट्री कैनाल हमने बताया ना आपको सिस्टोडा क्लास में तो पाई ही नहीं जाएगी, टीनिया सोलियम में अब्सेंट। ठीक है, आपको पता है, हम कई बार बता चुके हैं। क्लीवेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड सेल डिवीजन। बेटा क्लीवेज में और कोशिका विभाजन में तथा विदलन में क्या अंतर है, वीडियो के अंत में टीजीटी पनेशिया क्लास नंबर 60 में वीडियो के लास्ट में आप हमें बताएंगे कि विदलन तथा कोशिका विभाजन यानी कि क्लीवेज तथा सेल डिवीजन में क्या अंतर है। चलो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्लीवेज इज द यूनिक फॉर्म ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन इन विच देयर इज नो ग्रोथ। क्लीवेज एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है जिसमें वृद्धि ना हो रही हो कोशिका की। Cleavage is a unique form of mitotic cell division in which there is no growth of cell. Next 163 नंबर, कोलेजन कैसे फाइबर है, वाइट फाइबर है। कोलेजन कैसे फाइबर है बेटा, वाइट, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलेजन जो है वो कैसा फाइबर है, वाइट फाइबर। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईजीजी। शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, आप कहोगे आईजीजी। कौन सी बेटा, आईजीजी। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज आईजीजी। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर किसी एनिमल में होता है तो प्रोडक्शन किसका होता है, तो भैया लैक्टिक अम्ल बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन बन रहा है तो क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, वाटर निकल जाता है अगर एरोबिक होता है। और अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड तथा पानी। ठीक है, लैक्टिक एसिड तथा पानी। और लैक्टिक एसिड से एक प्रश्न याद आता है जो कई बार पूछा जाता है कि मांसपेशियों को थकान का अनुभव किसके जमने के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण। ठीक है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारी जो, जैसे जिम में गए, डंबल उठाया और बाइसेप्स की एक्सरसाइज करने लगे तो एक समय आता है जब हम थकने लगते हैं, तो हमें ये थकान का अनुभव कराने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का। जब ये लैक्टिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में जम जाता है तो हमारे मस्तिष्क को एक मैसेज कन्वे किया जाता है, ब्रेन को, कि भैया अब थकान हो गई, अब काम नहीं हो पाएगा हमसे, या अब डंबल नहीं उठा पाएंगे। तो थकना किस अम्ल के कारण होता है, टायर्डनेस किस एसिड के कारण होती है, लैक्टिक एसिड के कारण। क्वेश्चन नंबर 166। ब्रेन को ध्यान देना बेटा, ब्रेन को आपके जो ब्लड है उससे क्या क्या चाहिए, तो भैया ब्लड आपका दो ही चीज़ें सप्लाई करता है, एक ऑक्सीजन दे देता है, एक ग्लूकोज दे देता है। तो ब्रेन की रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रेन की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑक्सीजन कौन कन्वे करता है, हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी हीमोग्लोबिन को दी गई है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को चिपका सकता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं को चिपका सकता है, अपने पास 4 अणुओं को। क्वेश्चन नंबर 167। मोस्ट आस्क, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट आस्क की कैटेगरी में आता है, ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ अवशोषण करना होगा, जहाँ पाचन करना होगा, वहाँ ज़्यादातर आपको ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम ही मिलेगा। कॉन्सेप्ट दे दिया हमने आपको, सीधे सिद्धांत बता दिया। तो ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम कहाँ मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कौन करता है, एमाइलेज। स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है, एमाइलेज। भूलना नहीं भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में, कौन? एमाइलेज। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है जो ईटीएस चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, या ईटीसी भी कह सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कहाँ होती भैया? ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में होती है बेटा। आई बात समझ में? इनर जो मेम्ब्रेन है उसके मैट्रिक्स में, अब भूलना नहीं कतई। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेला है, किसी भी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन होते हैं बेटा। ठीक, अगर डबल मेम्ब्रेन है तो जो डबल मेम्ब्रेन में जो इनर मेम्ब्रेन है जिसमें क्रिस्टी लगते थे, जिसमें F1 पार्टिकल लगता था, आप जो जानते होंगे अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, तो ईटीएस जो है वो वहीं पर चलता है। कहाँ? इनर मेम्ब्रेन में, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, भूलना नहीं बेटा। आगे बढ़ो। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिक्वायर्ड है फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज सीक्रेटेड बाय प्लेटलेट्स। देखो, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए ध्यान देना बेटा, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पहले ये पूरी लाइन ध्यान से पढ़ो, फिर एक बात बताते हैं आपको। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज सीक्रेटेड बाय प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट से क्या निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इस थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या फ़ायदा है? ये ब्लड क्लॉटिंग कराता है। अब ध्यान से सुनो, जब किसी को डेंगू हो जाता है तो यही प्लेटलेट कम होने लगती, ख़त्म होने लगती, क्योंकि डेंगू जिससे होता है, जिस परजीवी से होता है, वो इस प्लेटलेट को कंज्यूम करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, भक्षण करता है उसका। समझते चलना बेटा, बहुत समझ के समझा रहे हैं। तो जब उसका भक्षण कर लेगा, फैगोसाइटोसिस कर लेगा, तो फिर कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए लोगों के प्लेटलेट काउंट, जब वो डेंगू की जांच जब तक कराते हैं तब तक पता चला कितने रह गए भैया? 28,000, 30,000। एक स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1.5 लाख, क्योंकि ये प्लेटलेट का काम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करना, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में चोट लगने पर खून जमाने का काम करता है। लेकिन अगर आपके पास प्लेटलेट की कमी होने लगेगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी होने लगेगी, तो आपके इंटरनल ऑर्गन से खुद ब खुद खून निकल के रिसने लगेगा, टॉयलेट में खून आएगा, पॉटी में खून आएगा। इसीलिए लोग डेंगू में कभी कभार मर जाते हैं अगर बचाव ना किया गया, अगर मजाक में लिया गया, अरे छोटा बुखार है यार, कल चला जाएगा। जब भी कभी आज बुखार आए, कल ना आए, फिर परसों आए, मतलब अल्टरनेटिव फीवर आए, ध्यान दीजिए मेरी बात को, एक अध्यापक की भांति और एक वैद्य की भांति भी सुन लीजिए। जब भी कभी अल्टरनेट फीवर आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अल्टरनेट फीवर आने का सीधा मतलब या तो मलेरिया या डेंगू। समझना मेरी बात को। और अगर आपके पास उस समय कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो चाहे मलेरिया हो और चाहे डेंगू हो, ठीक है ना, आप गिलोय का काढ़ा बनाकर लगातार 3 दिन पीजिए, आपको राहत मिलेगी बुखार से भी, और आपके शरीर का परजीवी भी खत्म होगा। लेकिन ये तब जब आप अंग्रेजी की दवा साथ में चला रहे हो, तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। ये नहीं कि सर ने कहा था कि गिलोय का जूस पीना है हमको, तो बस केवल गिलोय के जूस पर ही बेस्ड हो गए ना। जब आपकी मेडिसिन चलती रहेंगी, और आपको पता है वो क्या लगाते हैं, वो आपका रुधिर का थक्का जो जमने वाली दवाइयाँ लगाते हैं। मतलब थक्का जमने से ये मतलब होता है कि ब्लड रिसे ना, ब्लड को गाढ़ा बनाए रखने वाली दवाइयाँ लगाते हैं। आई बात समझ में। और आपको बता दें, ये जो कोविड चल रहा है, कोविड-19, इस कोविड-19 में भी जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो मलेरिया की दवाइयाँ दी जा रही हैं। अब आप समझ लीजिए, क्लोरोक्विन दी जा रही है, ठीक है ना, और वो वर्क कर रही है इस पे। सोचिए, एक कहना चाहिए ईमानदारी वाली बात अगर कही जाए तो सोचिए, प्लाज्मोडियम की दवा वायरस पे काम कर रही है। अचंभे और आश्चर्य वाली बात है, ये हमारे यहाँ डॉक्टरों ने खोज की, उनको लगा कि हम इससे रिकवर कर पा रहे हैं, पेशेंट बच रहे हैं, मर नहीं रहे, तो उन्होंने इसकी अब क्योंकि आपको पता है वायरस की कोई दवा तो होती नहीं बेटा, वायरस की तो वैक्सीन होती है, वायरस की कोई मेडिसिन नहीं होती बेटा। वायरल डिजीज़ जो भी होती हैं उनकी हमेशा वैक्सीनेशन की जाती है। तो अब हम बचाना तो है ही, तो इस ढंग से बचा रहे हैं कि हम उसमें डेंगू और मलेरिया की जो दवाइयाँ हैं, क्लोरोक्विन वगैरह, इनको चला के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, और काफ़ी लोग बच भी रहे हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान वाली बात आपने समझ ली होगी, हमने आपसे क्या कहा,
जब बहुत ज़्यादा किसी को बुखार आए, बार बार बुखार आए, हमेशा शरीर छुओ तो गर्म लगे, तो ऐसे में गिलोय का काढ़ा बना बना के खुद पीजिए या गिलोय का जूस मंगा लीजिए, जो भी हो उसको सलाह दीजिए, ठीक है। रेगुलर अगर वो पिएगा तो मतलब आप ये समझ लो, ये बोला जाता है, आयुर्वेद की एक किताब है जिसको बोलते हैं आरोग्य अंक, बहुत ज़बरदस्त किताब है, हमने खैर पढ़ी है, गीता प्रेस गोरखपुर की। उस किताब में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी को 5-10 साल से लगातार मतलब ज्वर बना ही रहता है, वो पीड़ित ही रहता है लगातार ज्वर से, तो जिसको बोलते हैं गिलोय, या आप इस शास्त्र में, आरोग्य में शास्त्र में लिखा है गुडूची, गुडूची कहा जाता है गिलोय को, और गांव की भाषा में इसको गुर्च कहा जाता है। तो इसका काढ़ा बना के दिया जाता है और कितना भी भयानक बुखार हो वो तत्काल 2 या 3 दिन के भीतर ख़त्म हो जाता है। और गिलोय जो है आपका, आपकी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, मानसिक तनाव को भी ख़त्म करता है, और सबसे बड़ी बात ब्लड प्यूरीफायर है। आजकल जो हम जंक फूड खाते हैं, जंक फूड खूब खाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गिलोय का काढ़ा पीते रहो, एलोवेरा का जूस पीते रहो, तो आपका जो खून है ना बेटा वो शुद्ध रहेगा, और जब आपका ब्लड प्यूरीफाई रहेगा तो आपकी बीमारियां अपने आप धीमे धीमे कम होने लगेंगी, ठीक है। चलो वैद्य जी का काम समाप्त, आगे बढ़ते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात पूरी अच्छे से समझा दी हमने, शायद ही अब आप भूलो। इसीलिए प्लेटलेट कम होती हैं किस में बेटा, डेंगू में, DENGUE, डेंगू फीवर में प्लेटलेट कम हो जाती है, इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती तो शरीर में ब्लड रिसने लगता है, इसलिए प्लेटलेट का काउंट कम होने नहीं देना चाहिए। आगे बढ़े राजा बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड प्लाज्मोडियम का कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो प्लाज्मोडियम का वो 14 दिन का होता है बेटा, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो प्लाज्मोडियम का कितने दिन का होता है, 14 दिन का होता है। अब आपको एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, तीनों का इंक्यूबेशन पीरियड याद करेंगे, और जहाँ ये जो जगह खाली दिख रही है ये वाली जगह, यहाँ एक साथ लिख लेंगे। नोट्स हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं कि गागर में सागर, आई ना बात समझ में, फैलाए नहीं जाते बेटा, इकट्ठे किए जाते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरस चल रहा है तो हमने कहा एक छोटी सी स्लाइड आपको वायरस की भी दे देते हैं, सुनना बेटा ध्यान से, हैं। कह रहे हैं वायरस आर ए सेलुलर, बिल्कुल सही बात है। आप इसको एक कोशिकी कह ही नहीं सकते, आप इसको बहुकोशिकी कह ही नहीं सकते, आप इसको क्या कह सकते हो, अकोशिकीय। हिंदी में लिखें, अकोशिकीय, आई बात समझ में। वायरस कैसा है, अकोशिकीय, भूलना नहीं बेटा। नॉट ए सेल, ध्यान देना, ना तो कोशिका है ढंग से, ना इसमें कोई केंद्रक है, ना साइटोप्लाज्म है, ना कोई ऑर्गेनेलाज है। वायरस की जो बॉडी है वो 2 पार्ट से मेनली कंसिस्ट होती है। क्या क्या 2 पार्ट, एक तो उसका न्यूक्लिक एसिड, दूसरा उसका कैप्सिड। एक उसका न्यूक्लिक एसिड, दूसरा उसका बेटा कैप्सिड, भूलना नहीं कतई। एक हो गया न्यूक्लिक एसिड, दूसरा क्या हो गया उसका कैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और कैप्सिड पता ही आपको, कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन की एक कवरिंग होती है, ध्यान देना। प्रोटीन का एक कोट होता है जो वायरस के डीएनए आरएनए जो भी होगा उसको, जेनेटिक मटेरियल मतलब कह सकते हो आप, उसको सराउंड करता है, बचाए रखता है, ठीक है ना। फिर से समझो बेटा, वायरस की जो बॉडी वो 2 पार्ट से कंसिस्ट होती है, एक होता है न्यूक्लिक एसिड, एक होता है कैप्सिड, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ये उसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। और कैप्सिड का काम क्या है, कैप्सिड प्रोटीन का कोट होता है जो डीएनए आरएनए के सराउंड में घिरा रहता है, बचाए रखता है, किसके, डीएनए और आरएनए को, वायरस के। आई बात समझ में। चलो और आगे की एक लाइन देख लेते हैं। सम वायरस हैव एन आउटर इनवेलप मेड ऑफ लिपिड फैट प्रोटीन कवरिंग कैप्सिड। तो क्या बात इन्होंने बताई, इन्होंने बताया कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें वो जो प्रोटीन कोट है ना कैप्सिड, उसके ऊपर भी एक लेयर होती है, और वो किसकी बनी होती है, वसा की। आई बात समझ में बेटा, वो किसकी बनी होती, वसा की, ठीक है। तो हमने ये भी समझ लिया। और अब बचा आज की कक्षा का प्रश्न। एक प्रश्न तो पहले पूछा था हमने आपसे, वो बताइएगा, उसका उत्तर दीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि पामेला स्टेज किस में पाई जाती है, स्पाइरोगाइरा में पाई जाती, क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती, एस्परजिलस में पाई जाती, या फ्यूनेरिया में पाई जाती।
ठीक है ना। पॉमेला स्टेज किस में पाई जाती है? स्पाइरोगाइरा में पाई जाती है, क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, एस्परजिलस में पाई जाती है, या फ्यूनेरिया में पाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने खुशी खुशी टीजीटी पनेशिया की 60 क्लासेस पूरी कर डाली। 60 कहने को है, वैसे ज़्यादा हो चुकी, 64-65 है, 4-5 में हमने नंबर नहीं डाले हैं। ठीक है, जैसे लाइव क्लासेस वगैरह हैं उनमें नंबर नहीं डालें। ठीक है, और या शुरुआत की जो कुछ चैप्टर्स हैं उनमें नंबर नहीं डालें। तो ये हमारी 60 क्लासेस कंप्लीट हो गई। अब 40 क्लासेस बची, धीमे धीमे करके हम वन लाइनर बेस्ड में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको करा डालेंगे, क्वेश्चंस करा डालेंगे, और जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, मेन टॉपिक हैं, वो आपको करा डालेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब मेन काम इस प्रश्न में, इस वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा कि क्लीवेज और सेल डिवीजन में क्या अंतर है बेटा, एक तो ये बताना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, और ये बताना कि पॉमेला स्टेज किस में पाई जाती है। ठीक है ना, तो बस अच्छी बात है, मन लगा के पढ़िए, खूब पढ़िए, पूरा टाइम है आपके पास। कोई मतलब एक तरह से ये कहना चाहिए ना कि बिल्कुल भी गुंजाइश मत छोड़िए कि अरे ठीक है अभी कौन सा एग्ज़ाम होने जा रहा। अगर आपकी ये मानसिकता है तो आपका अभी नहीं, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी हम आपको बता दें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी सालों लग जाती हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चाणक्य को घनानंद ने परेशान किया और उनको धक्का मार के हटा दिया, तो 13 साल बाद लड़ने आए थे, लेकिन जीते थे। आई बात समझ में? तो कितने साल तैयारी की? 13 साल। खुद तो नहीं लड़े, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को उनके विरोध में खड़ा किया, एक छोटे से लड़के को खड़ा किया। अब सोचे ना, बात समझने वाली है कि किसी भी युद्ध को जीतने की तैयारी 2 महीने 3 महीने की नहीं होती। बात समझ में आई? मन लगा के पढ़िए, जो भी चीज़ें छूट रही हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो एक एक करके पॉइंट वाइज, अब टॉपिक वाइज तो पढ़ाना असंभव हो चुका है, पॉइंट वाइज में कवर करा दें। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।